हाय गाइस, वेलकम टू बाय टेक्निकल चैनल यार बड़ी। तो गाइस, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिकल के मेजर कंपोनेंट पावर फैक्टर के बारे में बात की थी। तो पावर फैक्टर कैसे यूज होता है, कैसे इंप्रूव होता है, क्या सर्किट में उसका रोल होता है। तो गाइस, अगर आपने पावर फैक्टर के बारे में नहीं देखा हो तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो इजीली देख सकें। तो गाइस, चलिए अपन इस सेक्शन के अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो एक अनुनाद आवृत्ति है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर एक मेजर अपना इफेक्ट डालती है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या इफेक्ट डालती है, उसके बारे में अपन समझेंगे। क्या इसका फॉर्मूला होता है वो भी ड्राइव करेंगे और इसके बारे में इस चैनल के अंदर अपन बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, मतलब कि अनुनाद आवृत्ति की अगर बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक अगर डेफिनेशन में अपन समझें कि मतलब कि बेसिक डेफिनेशन की क्या होती है। तो गाइस, अगर अपन एक्सएल बराबर एक्स की, मतलब कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी बराबर कर दें, मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका रिएक्टेंस बराबर कर दे या इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर कर दे, तब गाइस जो मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी अपने पास में आती है, वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि जहां एक वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस अपन इक्वल कर दें तो गाइस उस कंडीशन में क्या होता है, अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर अपन दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो, मतलब कि इन दोनों का जो मतलब कि इन दोनों का जो अगर अपन इन दोनों को माइनस करें तब जो जीरो वैल्यू आती है, मतलब कि इनकी ऐसी वैल्यू होती है, मतलब कि ये दोनों बराबर हो जाएगी, मतलब कि दो माइनस दो जीरो, तीन माइनस तीन जीरो, मतलब कि एक्सएल और एक्सी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो गाइस, अगर अपन अनुनाद मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर दो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब एक तो रेजोनेंस, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक तो सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शन की बात करें तो गाइस, अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर सीरीज कनेक्शन की बात की जाए तो सीरीज कनेक्शन के अंदर गाइस, जैसे कि ये जो सर्किट है वो पूरा सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, कैपेसिटर, ये तीनों ही सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो गाइज, अगर अपन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की बात की जाए, इन दोनों का जो रिएक्टेंस होता है, इन दोनों को इक्वल कर दे तो अपने पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। तो गाइज, अगर अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक्सएल बराबर एक्सी, और एक्सएल की वैल्यू टू पाई एफ एल होता है और जो एक्सी की वैल्यू होती है वन अपॉन टू पाई एफ सी होती है। यहाँ से अगर अपन फ्रीक्वेंसी निकालें, मतलब कि एल को नीचे, एल को यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और टू पाई यहाँ पे चला जाएगा और एफ है जो यहाँ पे रह जाएगा। मतलब कि एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने पास में वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या आ जाएगा गाइस, वन अपॉन टू पाई एफ सी, मतलब वन अपॉन टू पाई एल सी। ठीक है गाइस। और गाइस, अगर अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की और भी अपने प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट में कैसे बिहेव करती है, क्या इसका इफेक्ट डालती है। तो गाइस, अगर अपन इंपीडेंस की बात करें, मतलब टोटल इंपीडेंस की बात की जाए पूरे सर्किट के अंदर, तो गाइस जैसे कि अपन टोटल इंपीडेंस, जैसे कि जेड होता है, जेड जो टोटल इंपीडेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मतलब कि जो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू मैंने कहा था गाइस, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है, रेजोनेंस की जो स्थिति होती है, अनुनाद की जो सिचुएशन होती है, रेजोनेंस कंडीशन होती है, उस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल रहते हैं। मतलब कि इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इफ सम सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मतलब कि जो कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों इक्वल होती है और एक्सएल बराबर इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू भी सेम होती है। तो गाइज, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली फ्रीक्वेंसी ये निकलती है अपने पास में, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर एक्सी की जगह एक्सएल भी पुट कर सकता हूँ गाइज। तो अगर यहाँ पे एक्सी की जगह पर एक्सएल पुट कर दे, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी है, तो एक्सी की जगह मैं एक्सएल लिख सकता हूँ। तो एक्सएल अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो पूरा जो एक्सएल माइनस एक्सी है जो क्या हो जाएगा गाइज, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, मतलब एक्सएल माइनस एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि इस अनुनाद की सिचुएशन में क्या होता है गाइस, एक्स टोटल जो रिएक्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है और रेजिस्टेंस का रहता है, मतलब रेजिस्टेंस रहता है सर्किट के अंदर, जो टोटल रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो गाइस, अगर अपन आर स्क्वायर की बात की तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और जेड इक्वल टू आर आ जाएगा। मतलब कि अपन जो रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो रेजोनेंस की कंडीशन में गाइस क्या होता है, जो अपना इंपीडेंस है और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है वो इक्वल होने के कारण क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मतलब कि इन दोनों वैल्यू इक्वल होने के कारण फॉर्मूला में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और दोनों इंपीडेंस और जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो गाइस, अगर अपन दोनों ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो अपने को पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता है गाइस। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर पे कैसे रेजोनेंस की कंडीशन होती है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, वो पावर फैक्टर पे कैसे इफेक्ट डालती है, क्या इसका इफेक्ट पावर फैक्टर पे पड़ता है या नहीं पड़ता, वो भी अपन देखते हैं। तो गाइस, अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोस बराबर फाइव अपॉन आर जेड, मतलब कोस फाइव बराबर आर अपॉन जेड। मतलब गाइस क्या होता है इसका फॉर्मूला पावर फैक्टर का, आर अपॉन जेड। मतलब अगर मैं कह दूं कि जेड इक्वल टू आर है तो मैं जेड की जगह आर पुट कर सकता हूँ या आर की जगह जेड पुट कर सकता हूँ। अगर मैं आर की जगह जेड पुट कर दूं गाइस तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी वन आ जाएगी, क्योंकि
जेड से डिवाइड होने के बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब जो पावर फैक्टर है गाइस वो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा। पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मतलब कि यूनिटी। पावर फैक्टर रेजोनेंस की कंडीशन में गाइस पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपीडेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो गाइस अगर अपन एंगल की बात करें तो अगर कोस फाई की वैल्यू 1 है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जीरो एंगल आपको पता ही है गाइस कब होता है, मैंने आपको बताया था। जीरो एंगल केवल रेजिस्टेंस पे होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो गाइस अपने को पता है कि जीरो एंगल रेजिस्टेंस पे होगा और सर्किट में केवल रेजिस्टेंस ही लास्ट में कनेक्ट रहेगा अगर अपन रेजोनेंस की कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी होता है। ठीक है, अगर अपन पावर फैक्टर की बात करें तो वो तो यूनिटी हो जाएगा, और जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रहेगा सर्किट के अंदर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे रेजोनेंस की कंडीशन में इक्वल होने के लिए। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर अपन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात तो अपन ने कर ली, पर इसके जो मेरिट्स होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो गाइस अगर अपन नेट रिएक्टेंस की बात करें पूरे टोटल सर्किट के अंदर नेट रिएक्टेंस कितना होगा, तो नेट रिएक्टेंस गाइस 0 होता है, क्योंकि अगर अपन पूरे सर्किट में इंपीडेंस की बात करें तो वो क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अगर मैं आपको यहाँ पे कह दूं कि एक्सएल माइनस एक्सी मतलब कि जो ये इनका रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो 0 हो जाएगा। मतलब क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी होता है गाइस, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है और एक्सी इधर आने के कारण एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये 0 होने के कारण क्या होता है गाइस, इनका टोटल नेट रिएक्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। एक्सएल बराबर एक्सी की कंडीशन में क्या हो जाता है, इनका नेट रिएक्टेंस क्या हो जाता है गाइस, 0 हो जाता है। और गाइस रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस होता है सर्किट का, वो जेड इक्वल टू आर हो ही जाता है। आपने देखा था पीछे कि जेड इक्वल टू आर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंस 0 होने के कारण ये आर हो जाता है। तो पावर फैक्टर की बात करें वो भी यूनिटी हो जाता है, क्योंकि जो एंगल होता है वो 0 होता है, और कोस फाई क्या होता है, कोस फाई 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी यूनिटी हो जाता है रेजोनेंस की कंडीशन में। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है गाइस वो भी लार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, और करंट होती है वो लार्ज हो जाती है। करंट बढ़ने के कारण वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, ज्यादा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, वोल्टेज पीछे चला जाता है और करंट आगे बढ़ जाती है, मतलब करंट की ज्यादा यूज होने लग जाती है और वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, ज्यादा होने लग जाता है। गाइस अगर अपन करंट की बात करें तो करंट होती है जो इस कंडीशन के अंदर, मतलब करंट होती है सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में, मतलब सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या होती है गाइस, करंट क्या होती है, करंट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है वी अपॉन जेड। तो वी अपॉन जेड की अगर बात करें तो जेड क्या होता है गाइस, पूरा टोटल इंपीडेंस होता है। और इस सर्किट के अंदर अगर टोटल रिएक्टेंस 0 हो जाता है, टोटल एक्सएल माइनस एक्सी अगर 0 हो जाता है इक्वल होने के कारण रेजोनेंस की कंडीशन में, तो गाइस रेजिस्टेंस रह जाता है सर्किट के अंदर। और रेजिस्टेंस रह जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस रह जाता है, इंपीडेंस और रिएक्टेंस रहते ही नहीं है। तो गाइस टोटल इंपीडेंस ना रहकर टोटल रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, करंट अपनी बढ़ जाती है। मतलब कि एक तो कंडीशन गाइस ऐसे हो रही है कि मतलब कि आर स्क्वायर, मतलब कि एक तो आर का स्क्वायर चल रहा है, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाता है, केवल आर हो जाता है। मतलब कि जहां 4 का यूज होना था, मतलब 2 के स्क्वायर का यूज होना था, वहां पे केवल 2 का यूज हो रहा है गाइस। ठीक है, मतलब कि रेजोनेंस की कंडीशन में जहां पे आर स्क्वायर का यूज हो रहा था, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में गाइस केवल आर का यूज होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले 4 थी फिर 2 हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस बाद में कम हो जाता है रेजोनेंस की कंडीशन में। तो रेजोनेंस की कंडीशन में गाइस करंट बढ़ जाती है और वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो गाइस, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स है वो इसको इजीली देख सके, समझ सकें। और गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना और शेयर प्लीज जरूर करना। तो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो रेजोनेंस की कंडीशन में, कुछ भी आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो गाइस ठीक है, थैंक यू।